नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वर्णमाला। और वर्णमाला में आपको पिछली क्लास में बताया था उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण और प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किस तरह होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था और आज हम आपको बताएंगे कि स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है। तो दोस्तों, स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण जो होता है वो किस प्रकार होता है, वो आज की वीडियो में आप आपको बताएंगे। स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का विभाजन। तो दोस्तों, जो स्वर तंत्री हैं, स्वर तंत्रियों के आधार पर स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का विभाजन। तो मित्रों, स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का विभाजन कितने प्रकार से होता है, तो वो दोस्तों आपको बताते हैं कि वो जो विभाजन होता है वो आपके दो प्रकार से होता है। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? नंबर एक होता है आपका घोष। कौन सा होता है? घोष। और दूसरा आपका जो होता है वो होता है आपका अघोष। अघोष। आ का जो अर्थ होता है हिंदी भाषा में वो अधिकतर ना। आ का जो अर्थ होता है वो हिंदी भाषा में अधिकतर नहीं के रूप में होता है। जैसे हम बोलते हैं अनाथ, बिना माता पिता के, तो वो अ क्या होता है? बिना माता पिता का, जिसके माता पिता नहीं हो। तो अनाथ, जिसके माता पिता नहीं हो। तो आ का जो अर्थ होता है वो होता है नहीं के संदर्भ में। ठीक है दोस्त, तो मैंने आपको बताया स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का जो विभाजन होता है वो दो तरीके से होता है। आपका एक होता है घोष और एक होता है अघोष। अघोष और घोष। और घोष को हम बोलते हैं आपका, घोष को हम सघोष भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मित्र? सघोष। अब आप में इसके आपको बता दें कि इसमें घोष क्या होता है और अघोष किसे कहते हैं। तो जो घोष होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं और सघोष क्या होते हैं, वो अब मैं आपको बताता हूँ। कि जो घोष होते हैं वो आपके स्वर तंत्रियों के जो पास आने पर उसके बीच में जो हवा, बीच से हवा निकलती है, स्वर तंत्रियों के स्वर तंत्रियों के पास आने पर घोष क्या होते हैं कि स्वर तंत्रियों के पास आने पर, स्वर तंत्रियों के पास आने पर जो जो बीच में से जो बीच में से स्वर तंत्रियों के पास आने पर जो उसके बीच से जो हवा निकलती है, जो हवा निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? आपका घोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? घोष बोलते हैं। यानी स्वर तंत्रियों के पास आने पर उसके बीच से जो हवा निकलती है उसे हम घोष कहते हैं। और घोष, जो कुल घोष वर्ण होते हैं वो आपके कितने होते हैं? कुल घोष वर्ण आपके कितने होते हैं मित्र? तो आपके इसमें लिख देंगे, ये आपके कुल जो घोष वर्ण होते हैं वो आपके 31 होते हैं। कितने होते हैं मित्र? 31 होते हैं। और 31 कौन कौन से होते हैं? तो मैंने आपको पहले बताया था, पिछली वीडियो में आपको मैंने बताए थे कुछ व्यंजनों के बारे में। और व्यंजन कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताया था कि जो मैंने आपको बताया था कि क, ख, ग, घ, अंग। क ख ग घ अंग, ये आपको मैंने बताए थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद आपका जो आता है, इसके बाद च, च, छ, ज, झ, अ, ट, ठ, ड, ढ, ड, ण,
त थ द ध न, प फ ब भ म। ये आपके जो मैंने व्यंजन बताए थे वो ये बताए थे। अब इसमें से आपके कौन कौन से घोष में आते हैं, वो आपके आते हैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। कौन कौन से आते हैं आपके थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाले जो व्यंजन होते हैं वो आपके किस में आते हैं, सघोष में, वो सॉरी, हाँ सघोष में। किस में आते हैं आपके, घोष में। इसके बाद जो आते हैं, एक तो आपका थर्ड, एक आपका फोर्थ और एक आपका फिफ्थ, और प्लस, और प्लस इसके साथ और क्या आता है, तो प्लस आपको इसमें बता दें कि जो य र ल व और ह, य र ल व और ह, और इसके साथ आपके आते हैं, आपके जो होते हैं 11 आपके जो टोटल स्वर होते हैं वो घोष में ही आते हैं, प्लस सभी स्वर। और स्वर आपके मैंने आपको बताए थे कितने होते हैं, 11। कितने होते हैं, 11। तो ये आपके घोष में आते हैं। अब आती है बात अघोष। अघोष क्या होता है, अघोष जो होता है वो क्या होता है, अघोष कहते हैं कि स्वरतंत्रियों के पास आने पर जो उसके बीच में से हवा नहीं निकलती है, स्वरतंत्रियों के पास आने पर जो उसके बीच से हवा नहीं निकलती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। तो किस प्रकार इसमें हम लिख सकते हैं कि स्वरतंत्रियों, स्वरतंत्रियों के पास आने पर, स्वरतंत्रियों के पास आने पर उसके उसके बीच में से, उसके बीच में से जो हवा, जो हवा नहीं निकलती है, नहीं निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सघोष बोलते हैं। हवा नहीं निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वरतंत्रियों के पास आने पर उसके बीच में से जो हवा नहीं निकलती उसे हम क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। और जिनके स्वरतंत्रियों के पास आने पर उसके बीच में से जो हवा निकलती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, घोष, यानी कि सघोष बोलते हैं। अब इसमें बात आती है कि अघोष कौन कौन से होते हैं, अघोष कौन कौन से होते हैं। तो सीधा सा फंडा मैंने आपको बताया कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाले आपके किस में आते हैं, घोष में आते हैं। तो बचे कौन कौन से, एक तो फर्स्ट वाला बच्चा और एक सेकंड वाला बच्चा, एक फर्स्ट वाला बच्चा और एक सेकंड वाला बच्चा। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और कौन से आएंगे आपके, स कौन कौन से आएंगे, स स, ये आपके अघोष में आएगा। ठीक है। अब इसके बाद जो आता है वो हमारा कौन सा आता है, संयुक्त व्यंजन। कौन सा आता है, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो आप यहाँ पे देखिए। तो दूसरे नंबर पर आता है वो आपका आता है संयुक्त व्यंजन। कौन सा आता है, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन क्या होता है दोस्त, तो संयुक्त व्यंजन से पहले मैंने आपको स्वरों के बारे में बताया था, संयुक्त स्वर। तो आपके जो संयुक्त स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कमेंट में बताएं कि संयुक्त जो स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कौन कौन से बताए थे, मैंने आपको बताया था, एक तो ए दीर्घ ए ओ और दीर्घ ओ, ये मैंने आपको बताए थे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कैसे, क्योंकि ये आपके जो ए बनेगा वो किस किस को मिला के बनेगा, एक तो अ प्लस ई, लघु ई को मिलाकर आपका
ए बनेगा, और जो दीर्घ ए बनेगा वो आपका अ प्लस ए को मिलाकर के बनेगा। इसी प्रकार ठीक ओ किसको मिलाकर के बनेगा, अ प्लस उ को मिलाकर के बनेगा, अ प्लस उ को मिलाकर के बनेगा, और दीर्घ ओ जो आपका बनेगा वो ये आपका बनेगा अ प्लस ओ को मिला करके। तो इसलिए आपके जो संयुक्त स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं, ए ओ। इसी प्रकार जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, तो संयुक्त व्यंजनों के बारे में आप लिख सकते हैं कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, यानी कि वे व्यंजन, वे व्यंजन जिनका जिनका निर्माण जिनका निर्माण एक से अधिक व्यंजन से हुआ है, जिनका निर्माण एक से अधिक व्यंजन से हुआ है, एक से अधिक व्यंजन से हुआ है, एक से अधिक व्यंजन से हुआ है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी कि वे व्यंजन जिनका निर्माण एक से अधिक व्यंजन से हुआ है वो क्या कहलाते हैं, हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद आता है आपका कि संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो मेरे मित्र संयुक्त व्यंजनों की संख्या, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है। वो 4 कौन कौन से होते हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं वो यहां पर देखिए। एक तो छ क्षत्रिय, एक इसको हम त्र बोलते हैं, इसको छ क्षत्रिय को छ बोलते हैं ना, ये छ नहीं बोलता, इसे क्या बोला जाता है, कस 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 कस, क्या बोलते हैं इसे, कस, यानी कि क स क स। इसी प्रकार त्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, त्र का अगर विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, त प्लस र। इसके बाद आता है आपका ज, क्या आता है आपका ज। इसे आप ज्यादातर जो अधिकतर लोग बोलते हैं इसे बोलते हैं ज्ञ, यानी ज्ञानी, विज्ञान, क्या बोलते हैं इसे, ज्ञ बोलते हैं। तो मित्र इसको आप याद रखना कि इसको कभी भी ज्ञान नहीं बोला जाता है, इसका शुद्ध उच्चारण जो होता है वो ज्ञ होता है। क्या होता है, ज्ञ, विज्ञान, ज्ञानी, क्या होता है इसका, ज। और ज ज्ञ किसके, क्योंकि ये ज प्लस अय किससे मिलकर बना होता है, ज प्लस अय। और सबसे लास्ट में आपका आता है स्र, क्या आता है, स्र, क्या आता है आपका, स्र। और स्र आपका किससे बनता है, स प्लस र से। किससे बनता है मित्र, स प्लस र से आपका ये बनता है कौन सा, स। अब मित्रों इसमें हम बोल सकते हैं कि सर इसको कस, क स, और इसको त प्लस र, इसको हम ऐसे क्यों नहीं बोल सकते, कस, इसको त्र क्या नहीं बोल सकते, त्र। ज्ञ को ज्ञ को क्या नहीं बोल सकते, ज्ञ, क्या नहीं बोल सकते, ज्ञ। और स्र को क्या नहीं बोल सकते हम, स्र, इसको हम स्र क्यों नहीं बोल सकते, इस तरह क्यों नहीं कह सकते। तो मेरे मित्र इसको इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि एक तो देखने में विचित्र लगते हैं, थोड़ा इनका लिखने में उच्चारण सही नहीं आता है और ये थोड़े विचित्र लगते हैं, इसलिए इनको इस तरह नहीं लिखा जाता, इस तरह नहीं लिखा जाता। अब हम इसमें दोस्त स का संधि विच्छेद करें,
66 कोड का अगर संधि विच्छेद करें तो दोस्त क्या हम इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं? क्या हम 66 कोड का संधि विच्छेद कर सकते हैं? तो मित्र ये कहेंगे हम संधि विच्छेद शब्दों का करते हैं, ना कि वर्णों का। वर्णों का क्या करते हैं हम? वर्णों का वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्णिक विच्छेद करते हैं, ना कि संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद होता है शब्दों का, और वर्ण का क्या होता है? वर्ण विच्छेद। तो अगर हम इसको इस तरह भी लिखा जाए तो क्या इसको गलत कहा जा सकता है? अगर इनको हम इस तरह लिख सकते हैं कि क स प्लस अ, क्या इस तरह लिखा जाए तो ये गलत हो सकता है? तो मेरे मित्र बिल्कुल नहीं गलत हो सकता है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर त्र को लिखा जाए तो त्र को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, त्र र। क्यों? अब इसका मतलब सुनिए, क्योंकि इसमें क आधा होता है, इसमें नहीं दिख रहा है तो ये क आधा है, और इसमें 66 कोड क्या है? इसमें 66 कोड पूरा है। क्या है? इसमें पूरा है, तो इसका मतलब इसमें स्वर आएगा। क्या आएगा? स्वर आएगा। तो 66 कोड पूरा, तो इसके साथ क्या आएगा? स्वर आएगा। अगर ठीक इसी तरह अगर ज को लिखें हम तो क्या लिखा जाएगा? तो इसको भी इसकी तरह लिखा जाएगा, ज ऐ प्लस अ। इसी प्रकार स्र को लिखा जाए तो स प्लस र और प्लस अ। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। मेरे मित्र, आपको मैंने यहाँ पे आप पीडीएफ दे रखी है, इसके बारे में आप देखिए यहाँ पे कि क्या वे व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में बता रहा था आपको कि वे व्यंजन जिनका निर्माण एक से अधिक व्यंजन से हुआ है उन्हें हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, और इनकी टोटल संख्या 4 होती है, छ त्र ज्ञ छ्र, यानी कस त्र ज्ञ और स्र क्या होती है? एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे हमने लिया श्रृंगार। क्या यह श्रृंगार सही है? क्या यह श्रृंगार सही है? तो मित्र इसमें हम कह सकते हैं कि नहीं, ये श्रृंगार सही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्र तो इसमें ये हो गया, स्र स क्या हो गया इसमें? ये वाला हो गया। अब हमको र लिखना है तो क्या लिखेंगे हम? र को इस तरह लिखेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे, तो ये आपका श्रृंगार सही हो जाएगा। ठीक है ना मित्र? अब हम बात करते हैं स्वर क्रम की। तो स्वर क्रम हम किस तरह लेते हैं? स्वर क्रम हम लेते हैं आपका स्वर क्रम, स्वर क्रम लेंगे हम वर्णमाला में, वर्णों शब्दकोश, वर्णों का शब्दकोश में स्थान लिखेंगे। वर्णमाला में अगला पॉइंट आपका आता है वर्णमाला में, वर्णमाला में वर्णों का, वर्णमाला में वर्णों का शब्दकोश में स्थान। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? तो पहली हेडिंग बनाइए आप मेरे मित्र, स्वर क्रम को किस तरह लिखें? स्वर क्रम को किस तरह लिखेंगे? तो स्वर क्रम को किस तरह लिखेंगे मेरे मित्र? स्वर क्रम में सबसे पहले आपका अनुस्वार आएगा, उसके बाद चंद्र बिंदी आएगी, और उसके बाद आपका विसर्ग आएगा। क्या आएगा मित्र? विसर्ग आएगा, और उसके बाद अ, आ, ई, उ, ओ, औ ये आपके आएंगे। अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, ए, दीर्घ ए, ओ और ओ। ये मित्र आपके इसमें आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 9। एक इसमें रह गया आपका री। स्वर मैंने आपको बताया था री। ठीक है ना मित्र? इसके बाद हम
बताएंगे इसको अभी कि इसके बाद दूसरा क्या होता है आपका व्यंजन क्रम। व्यंजन क्रम को हम किस तरह लिखेंगे, व्यंजन क्रम को किस तरह लिखेंगे। तो व्यंजन क्रम मैंने आपको बताया था कि पूरा व्यंजन क्रम मैंने आपको बताया था किस तरह लिखेंगे। तो व्यंजन क्रम मैंने आपको क्या बताया था मेरे मित्र, तो व्यंजन क्रम मैंने आपको क्या बताया था, पूरा बताया था कि क ख ग घ ङ च छ च ज झ ञ ट ठ द द ध न, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। तो किस प्रकार लिखेंगे, क, यहाँ भी एक खाली स्थान छोड़िए, वो मैं बताऊंगा खाली स्थान क्यों छोड़ रहे हैं। ख, ग, घ, अण, क ख ग घ अण। दूसरा आता आपका च, छ, ज, फिर एक खाली स्थान झ, ऐ, ट, ठ, ड, ढ, अण, ट थ ड ढ अण। और फिर आता आपका त, थ, द, ध, न, त थ द ध न, त थ द ध न। एक खाली स्थान यहाँ पर छोड़िए, त थ ध न। ये खाली स्थान जो हम छोड़ रहे हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस प्रकार हम क्यों छोड़ रहे हैं इनको, इनका क्या यूज होगा, क्या प्रयोग होगा। त थ द ध न। और जो पांचवा आपका आता है प, फ ब भ म, प फ ब भ म, प फ ब भ म, प फ ब भ म। और फिर आपके जो आते हैं इसमें य र ल व, य र ल व, स ह। क्या क्या आता आपका, य र ल व और स स ह, स ह। ये आपके व्यंजन क्रम में लिखा। अब इसमें जो हमने खाली स्थान छोड़ा है वो किस तरह आएगा, तो वो एक बार आप ऊपर समझिए। जैसे मैंने आपको बताया छ के बारे में, कस, कस के बारे में बताया, तो मैंने आपको बताया मित्र जो छ किस किस से बनता है मिलके, कस किस से मिलके बनता है, क और स से। किससे, क और स से। तो इसके नज़दीक कौन सा आ रहा है, सबसे पहले जो नज़दीक वाला जो आपका मिलके जो बनता है उसके नज़दीक जो नज़दीक वाला शब्द होता है, वर्ण होता है, हम उसी को उसके पास लिखते हैं। जैसे इसके पास कौन सा है, क के पास है क्या, क से मिल रहा है, क से छ, तो यहाँ पे क्या आएगा, छ क्षत्रिय। इसी प्रकार दूसरा आपका आता है ज, और ज के ज से आपका जा से जो कौन सा बन रहा है आपका, ये वाला कौन सा बन रहा है, ज, कौन सा बन रहा है आपका, ज। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा आपका, ज। और तीसरा जो आपका है त, और त से आपका कौन सा बन रहा है, आपने आपने देखा होगा, त से बन रहा है आपका त्र। कौन सा बन रहा है, त्र। तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, त के बाद जो मैंने खाली स्थान छोड़ा है उसमें क्या आ जाएगा आपका, त्र। क्या आ जाएगा मित्र, त्र। अब रह गया आपका स। अब स क्या क्या होगा, वो आप मित्र यहाँ देखिए, स्र, स्र से क्या बन रहा है, स सीटी से। स सीटी कौन है इसके पास नज़दीक, स सीटी। तो आपका जो यहाँ पे आएगा वो स्र आपका कहाँ पर आएगा, इस जगह आ जाएगा स्र। ठीक है ना मित्र, इतना आपका ये व्यंजन क्रम है, ये आपका जो है ये आपका
व्यंजन क्रम है, इसके हिसाब से हम स्वर और व्यंजनों को लिखते हैं। अब इसके बाद अगर आपकी बात करें कि बात जो करें इसके बाद अगर कि इनका जो अनुवाद है, यानी हम क का जो स्वर क्रम लिखें, क का क्रम लिखें, या एक उदाहरण लेते हैं, क का क्रम लिखते हैं तो वो किस तरह लिखेंगे? क का क्रम, क का क्रम लिखिए। सबसे पहले आपका आएगा अनुस्वार, और अनुस्वार के बाद आपका आएगा चंद्रबिंदी, और चंद्रबिंदी के बाद आपका आएगा विसर्ग, और विसर्ग के बाद आपका क, फिर का, की, कु, कु, के, को, ये आपका क्रम होगा। तो मित्रों देखिए, आपके जो टोटल ये स्वर हुए, ये आपके जो टोटल स्वर और व्यंजन हुए, आपके पूरे 52 व्यंजन और वर्ण हुए। क्यों? क्योंकि एक तो आपके ये हो गया जो अंग, जो अंग आ रहा है, जो आपका अंग अनुस्वार वाला आ रहा है, ये आपका कौन सा, मैंने आपको बताया ये वाला कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द में आता है, तत्सम। और ये वाला आपका तद्भव, कौन से में आता है? तद्भव में। और ये आपका विसर्ग हो गया। तो ये दो शब्द आपके, एक तो अनुस्वार वाला, एक चंद्रबिंदु वाला, और तत्सम और तद्भव में दो शब्द आपके इस जगह हुए। तो इनका उच्चारण क्या करेंगे हम? का इस तरीके से करेंगे। अगर मित्र हम इसमें से क का विच्छेद करें, किसका? क का विच्छेद करें तो किस तरह करेंगे? क का जो विच्छेद करेंगे हम, वो क धन अ, इसी प्रकार करेंगे। क धन अ, किसके हिसाब से करेंगे? क धन आ। अगर इसी प्रकार हम का के बाद करें हम की का, आप किसका करें? की का, तो वो किस प्रकार करेंगे? आपको चार शब्द दे रहा हूं, की, कु और कु। इनका आप विच्छेद कीजिए, किस प्रकार करेंगे? तो मित्र, का हमने इस प्रकार किया, तो की का हम क्या करेंगे? इसमें आपको इस मात्रा दिख रही है किसकी है? वो ई की है, तो इसके साथ लघु ई आ जाएगी। और की में आपको दीर्घ ई की दिख रही है, तो इसमें दीर्घ ई आ जाएगा। और कु में आपका छोटा ऊ, यानी कि लघु ऊ दिख रहा है, तो लघु ऊ आ जाएगा। और कु में आपको दीर्घ ऊ दिख रहा है, तो दीर्घ ऊ आ जाएगा। और क के नीचे हलंत लग जाएगा। इसी प्रकार हम एक दो उदाहरण और लेते हैं। अगर हम त का लें, हम त का लें, त का किस प्रकार लेंगे? तो प्लस आ लेंगे। अगर मैं आपके लिए लिख दूं त्य, क्या लिख दूं? त्य, तो इसका किस प्रकार लेंगे? किस प्रकार विच्छेद करेंगे इसका? तो हमको गुरु जी दिख रहा है, हमको सर दिख रहा है कि त इसमें आधा है, य इसमें पूरा है, तो य के साथ आपका क्या आ जाएगा? आपके साथ य के साथ क्या आ जाएगा? आपका स्वर आ जाएगा। क्या आ जाएगा मित्र? स्वर आ जाएगा। क्योंकि हमें उसमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है?
कि यह पूरा है तो इसके साथ इसलिए इसमें स्वर आ जाएगा। अगर मैं इसी प्रकार लूँ आपका एक और उदाहरण ध ध, तो मेरे दोस्त इसमें आपको दिख रहा होगा कि द इसमें द धनुष है जो आपको दिख रहा है, तो इसमें क्या करेंगे द आधा प्लस धनुष आपको दिख रहा है, तो धनुष दिख रहा है तो इसका मतलब ये पूरा यानी कि इसके साथ स्वर आ जाएगा। ठीक है मित्र। इसी प्रकार आपका अगर हम करें सत्य, क्या लिखें सत्य, और सत्य का अगर हम लेंगे तो क्या लिखेंगे स धन अ धन त धन य धन अ, क्या लिखेंगे त धन य धन अ। और भी उदाहरण हो सकते हैं मेरे भाई। उदाहरण जैसे हम लेते हैं द, क्या लेते हैं द, तो इसका क्या होगा द का क्या होगा सेम बिल्कुल ध की जगह द प्लस वह इसमें दिख रहा है आपको, तो वह के साथ क्या होगा ये पूरा माना जाए पूरा होगा, तो वह प्लस इसके साथ क्या आ जाएगा स्वर। अगर पूरा है तो पूरे के साथ स्वर्ग आएगा और आधा है तो वो आधा ही लिया जाएगा। इस प्रकार आपका ये व्यंजन क्रम और स्वर क्रम ये कंप्लीट होते हैं। और कल आपको हम बताएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी उसमें हम एक बार पूरी वर्णमाला की प्रैक्टिस एक ही पैराग्राफ में कराएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं बंद करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।